Hello, my dear friends. How are you? I hope you are all fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to IPC. In the last previous class of IPC, we have already completed up to section 83 of that is related to general exceptions. तो वो हमने कर लिया था। कल जो है मैं किसी प्रकार की क्लास अपलोड नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बिकॉज मेरा काफी बिजी शेड्यूल चल रहा था और मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि कुछ थोड़ी वीकनेसेस थी कि बाहर कई दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो इस वजह से मुझे उसके लिए आप थोड़ा सा माफ कीजिएगा। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 84 पर, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि एक अनसाउंड माइंड जो व्यक्ति होता है जिसका माइंड काम नहीं करता, उस व्यक्ति ने अगर कोई एक्ट कर दिया तो उसको क्या छूट मिलेगी। तो अनसाउंड माइंड के रिगार्डिंग भी हमारे जो आईपीसी में है जनरल एक्सेप्शन में छूट दी गई है। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं होगा, विच इज डन बाय अ पर्सन हु, जो एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब उसने वो एक्ट किया उस टाइम पर वो क्या हुआ, अनसाउंड ऑफ माइंड था। इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, कि उसे ये भी नहीं पता था कि जो वो एक्ट कर रहा है उसका क्या नुकसान होगा या उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या उसके परिणाम निकलेंगे। और दैट, और ये भी हो सकता है कि इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी, और उसे ये भी नहीं पता कि जो एक्ट वो कर रहा है कि वो रॉन्ग है, गलत है और कानून के अगेंस्ट है, तो उसे जो है एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये एक मैगजिम पर बेस्ड है, दैट मैगजिम इज फ्यूरियस फ्योरे श्योपिनियर। इसका मतलब होता है कि एक मैडमैन जो है वो तो पहले से ही पनिश्ड है, उसको आप क्या पनिशमेंट दोगे। एक मैडमैन है, पागल आदमी है जिसको कुछ समझ ही नहीं है, वो तो पहले से ही अपने आप पे एक तरीके से सजा भुगत रहा है, तो उसको अगर हम पनिशमेंट दे देते हैं तो वो उसके साथ न्याय नहीं होगा। तो ये मैक्सिम आप माइंड में रखिए, फ्यूरियस फ्योरियस ओपिनियर। ये एग्जाम में वैसे पूछ लिया जा सकता है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में आंसर राइटिंग में आप लिखना चाहो लिख सकते हो अगर आपको ये याद हो जाता है तो। अदरवाइज आप ये माइंड में रखिए कि ये मैक्सिम जो है ये सेक्शन 84 से रिलेटेड है। अगर हम सेक्शन 84 को देखें तो सेक्शन 84 के अंदर अगर मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं करवाऊंगी, बिकॉज पेपर हरियाणा जुडिशरी के पास आ रहे हैं और हमारा सिलेबस बहुत पेंडिंग पड़ा है, तो मैं फास्टली चलूंगी अब। तो इसमें क्या है सॉरी, इंग्रेडिएंट आप क्या लिखोगे। फर्स्ट हो जाएगा अनसाउंड माइंड है, सेकंड है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ द एक्ट, सेकंड कंडीशन होगी, सेकंड इंग्रेडिएंट्स होगा। थर्ड हो जाएगा कि वो जो पर्सन है वो क्या होगा, किस लेवल पर है, कि पहली चीज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, वो नेचर नहीं समझ पा रहा है कौन सा एक्ट है, और जो वो कर रहा है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, उसे ये भी नहीं पता है। तो ये जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हो जाएगी। अगर आप अनसाउंड माइंड की बात करो तो अनसाउंड माइंड कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया आईपीसी के अंदर। हालांकि जो अनसाउंड ऑफ माइंड है उसके बारे में सबसे पहले एक केस निकल के आया था, that name of the case is मैकनॉटन्स केस। उसको मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में बताऊंगी आपको। अगर हम ये समझें कि अनसाउंड माइंड का कंसेप्ट क्यों निकल के आया, इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन थी, क्या एक औचित्य था इसको जनरल एक्सेप्शन में लाने का, तो उसके लिए क्या औचित्य था। वन पर्सन, जब एक व्यक्ति होता है ना, कोई अनसाउंड माइंड होता है, तो उसे हम ये मान के चलेंगे कि उसकी उसमें इच्छा नहीं थी कोई भी रॉन्ग करने की, कॉन्ट्ररी टू लॉ करने की। सेकंड, उन मामलों में जब कोई व्यक्ति अनसाउंड होता है तो उसका मेंसरिया भी वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। जब भी किसी क्राइम को हमें डिसाइड करना होता है तो उसमें एक्टस रियस और मेंसरिया होता है। जब अनसाउंड माइंड है कोई व्यक्ति तो मेंसरिया उसका नहीं होगा, उसका मेंटल गिल्टी माइंड जो तो वो होगा ही नहीं। फिर इसके पीछे एक और जस्टिफिकेशन ये है कि अगर मान लो अनसाउंड माइंड पर्सन को आप पनिशमेंट दे देते हो, तो वो जो पर्पज है हमारा क्रिमिनल लॉ का कि हमें जो है क्राइम से निजात पानी है, क्राइम को कम करना है, तो वो हमारा पर्पज भी फुलफिल नहीं हो पाता। तो जो अनसाउंड माइंड व्यक्ति होता है, जो विनाइल होता है, इनको क्या होता है, केयर की जरूरत होती है, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर आप उसे पनिशमेंट दे दोगे तो उसे केयर प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वो और भी ज्यादा सफर हो जाएगा। अगर हम अनसाउंड माइंड के डिफेंस की बात करें तो इसको कोर्ट ने मान लिया है कि अनसाउंड माइंड का एक डिफेंस एक वैलिड डिफेंस है, और ये मैं आपको करवा चुकी हूँ कि 105 बर्डन ऑफ प्रूफ में हम जब करते हैं इंडियन एविडेंस में, तो वहां है कि जो अनसाउंड माइंड का एक डिफेंस ले रहा है तो एक्यूज को ही प्रूव करना पड़ेगा।
ये जो यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, एक यहाँ पर मैंने लिखा है सेक्शन 300 CRPC, ये है प्रोसीजर। जब अनसाउंड माइंड का अगर आप ट्रायल चलाते हो तो उसमें 330 में उसका प्रोसीजर शो किया गया है, तो वो हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट टाइम अनसाउंड माइंड का जो कंसेप्ट है वो मैकनॉटन के केस में निकल के आया था। क्या है मैकनॉटन का केस, ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पहले से नोट करके रखे हुए हैं यहाँ। ये सेक्शन 84 के केसेस के हैं ये सारा पेज, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैकनॉटन का जो केस था वो 1843 का केस था। इसमें इंसैनिटी यानी कि जो अनसाउंड माइंड है उसके बारे में सबसे पहले बात की गई थी। इसमें क्या था, तो अक्यूज था बाय नेम ऑफ डैनियल मैकनॉटन सफर्ड फ्रॉम अ डेल्यूजन। इसमें क्या था, एक डेल्यूजन से एक उसने अपने आप में एक भ्रम बिठा रखा था कि जो रॉबर्ट पी है प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का, वो उसे चोट पहुंचा सकता है। तो ये उसके माइंड में एक डाउट आया हुआ था कि वो उसे चोट पहुंचा देगा। तो इस प्रकार से जब चोट पहुंचाने की बात उसे लगी तो उसमें क्या हुआ कि वो क्या करता है, शॉट कर देता है, गोली चला देता है और किल्ड हिम, उसे मार देता है। एक्यूज यहाँ पर प्ले लेता है कि वो इंसैनिटी थी, उसका माइंड सेट नहीं था। द मेडिकल एविडेंस ने भी बताया कि मैकनॉटन वाज लैबरिंग अंडर ए मॉर्बिड डेल्यूजन, कि मैकनॉटन जो है एक बीमारी से जूझ रहा है और जब वो बीमारी उसके ऊपर हावी होती है तो उसका कंट्रोल खो जाता है। ही वॉज हेल्ड टू बी नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी से की वजह से उसे गिल्टी नहीं माना गया, दोषी नहीं माना गया। उसे जब दोषी नहीं माना गया है तो फिर क्या हुआ, जब आप किसी को दोषी नहीं मानोगे फिर क्या हो जाएगा, उसको छूट मिल जाएगी। तो ही वॉज नॉट गिल्टी, इंसैनिटी की वजह से गिल्टी नहीं माना गया। हालांकि जो एक्विटल था उसका जब उसको छोड़ दिया गया तो काफी एक्साइटमेंट पब्लिक में, क्या है, काफी एक अराजकता फैल गई, विद्रोह हो गया। द वर्डिक्ट वाज मेड सब्जेक्ट टू डिबेट। अब ये क्या हुआ, ये मामला एक विवाद का इश्यू बन गया, तो इसके ऊपर बहस होने लगी। इन कंसिक्वेंस ऑफ द डिबेट, बहस के दौरान कि इस टॉपिक को क्लियर किया जाए, सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए गए, कुछ एक क्वेश्चन तैयार किए गए। उन क्वेश्चन में के आंसर फिर क्या दिए गए वो देख लेते हैं। एवरी पर्सन इज प्रज्यूम टू बी सेन, हर एक व्यक्ति को ये माना जाता है कि वो सेन है, वो बिल्कुल सही है। इनसेन होता है पागल, सेन मतलब सही है। एंड टू पोजेस ए सफिशिएंट डिग्री ऑफ रीजन टू बी रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्राइम, जो कि जब तक कॉन्ट्रेरी कुछ आप साबित नहीं करोगे यही माना जाएगा वो व्यक्ति बिल्कुल ओके है। अगर आप ये साबित कर देते हो वो ओके नहीं है तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। आगे है टू एस्टेब्लिश द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, किसी भी डिफेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए इंसैनिटी का, इट मस्ट बी क्लियरली प्रूव्ड, ये पूरी तरह से प्रूव होना चाहिए। क्या प्रूव होना चाहिए, दैट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, जब उसने क्राइम किया गया था उस टाइम में भी वो इंसेन था, उस टाइम उसको समझ नहीं थी। एंड वॉज नॉट टू नो द नेचर, ना वो नेचर जानता था कि जो एक्ट कर रहा है उसका क्या नेचर है, क्या उसके कंसिक्वेंस होने वाले हैं, वो ये भी नहीं जानता था कि क्या रॉन्ग है। द टेस्ट ऑफ रॉन्गफुलनेस ऑफ द एक्ट इज इन द पावर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उसे ये भी पता होना चाहिए कि जब उसने वो एक्ट किया तो राइट और रॉन्ग क्या है उसको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज है तो वो क्राइम माना जाएगा उसकी तरफ से, अदरवाइज नहीं, उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा, डिफेंस मिल जाएगा। इन रतनलाल वर्सेस, रतनलाल के केस में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश, एक्यूज्ड वाज इन हैबिट ऑफ सेटिंग फायर टू हिज ओन क्लॉथ, एक्यूज को आदत थी कि वो अपने कपड़ों को और घर को आग लगा देता था। ये हेल्ड किया गया कि रैशनल एंड वाज मोर लाइकली वर्जिंग ऑन इंसैनिटी, ये बहुत बड़ी मात्रा जो है वर्जिंग, वो उसकी वर्जिंग मतलब होता है कि एक सेंस की बात है, तो बहुत बड़े लेवल पर ये माना गया कि उसके अंदर इंसैनिटी की मात्रा अधिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंसैनिटी की प्ली को एक्सेप्ट कर लिया और उसे जो है क्रिमिनल लायबिलिटी से पूरी तरह से छूट मिल गई। इन शेराली वॉली महमूद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ना जब भी केस आपको कुछ लिखवाए जाए या बताया जाए तो आप उसको ना हाईलाइट अपने लेवल पे भी कर लिया कीजिए, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई इश्यू अराइज ना हो, आपको समझने में दिक्कत भी ना आए, क्योंकि मैं अपने लेवल पे करवा रही हूँ आपको। द एक्यूज्ड ने क्या किया, हैविंग किल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ और डॉटर को मार दिया चॉपर से, जिससे हम मीट वगैरह काटते हैं। लॉक्ड हिमसेल्फ, अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया और चिल्लाया, सेव माई वाइफ, सेव माई चाइल्ड, कॉल द पुलिस, मेरी पत्नी को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, पुलिस को बुलाओ। When the door open किया गया, एक कुल्हाड़ी बाहर पड़ी थी। He was found standing near the door with a chopper in hand, उसके हाथ में चॉपर था। While his wife and daughter were lying on the ground, bleeding injuries थी उनकी वाइफ और बेटी को। प्ली ऑफ इंसैनिटी रिजेक्ट कर दी गई
on the ground that neither the absence of motive for killing his wife, child, not attempt on part to run away when the door was opened, that he was either insane or lacked the requisite mensria. तो इंसैनिटी की प्ली को रिजेक्ट इस बात पे कर दिया गया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने वाइफ को मारने के वो वहां से भागा नहीं, ये यहाँ पर इंडिकेट नहीं होता कि वो इंसान है और मेंसरिया की उसमें कमी है, तो यहाँ पर उसको छूट नहीं मिली. इन श्रीकांत आंध्राओ भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ, एक्यूज ने अपनी वाइफ को मार दिया, उसके सिर को ग्राइंडिंग स्टोन, जो सिलबट्टा जिसे बोलते हैं, गांव में क्या होता है मसाला पीटने के लिए, चटनी वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, ग्राइंडिंग स्टोन पे मारा. शिवल वो जब वो कपड़े धो रही थी. ही टुक द प्ली ऑफ इंसैनिटी का प्ली लिया. ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया. उसने कॉन्टेंड किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष रखा कि उसे बेनिफिट मिलना चाहिए एज ही द टाइम ऑफ जब उसने अपने वाइफ को मारा वो पागल था. इन स्पोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन, उसकी बात को समझते हुए रिलाइड ऑन हिज पास्ट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देखा गया और 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो टीम है वो रखी गई कि जो ये डिसाइड कर सके कि एक्चुअली वो किसी बीमारी से पीड़ित है. तो उसमें जो एक बीमारी थी पैरानॉइड सिजिफेरेनिया की बात की गई थी. देयर वाज आल्सो हिस्ट्री, उसके साइकेट्रिक इलनेस की भी हिस्ट्री थी. इन द लाइट इन कंडीशन के हिसाब से अपेक्स कोर्ट ने 84 का बेनिफिट दे दिया और ये बात कही कि जो पैरानॉइड सिजिफेरेनिया होती है वो एक मेंटल डिजीज है और वो कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये सारा का सारा एक्ट उसने किया था वो उसी का ही परिणाम था. नेक्स्ट केस है, ये सारे केस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्या है कि हमें कंसेप्ट को समझना है कि कहां पर किस ग्राउंड के आधार पर छूट मिलेगी, किस ग्राउंड के आधार पर छूट नहीं मिलेगी. इन मरियप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में अपेलेंट जो था उसने क्या कर दिया था, पैटर्नल आंट यानी कि मौसी को मार दिया प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए और इंसैनिटी का डिफेंस ले लिया. उसने क्लेम किया कि एट द टाइम ऑफ किलिंग द डिसीज को मारते समय उसे पैरानॉइड सिजिफेरेनिया था, उसने बीमारी का हवाला दिया एंड देयरफॉर डिजर्व इम्यूनिटी से जो छूट मिलनी चाहिए 84 के तहत. हाउएवर एविडेंस उसके सामने आए, उसने बताया कि वो उस बीमारी से पीड़ित था. एपेक्स कोर्ट ने रिलायंस को रखा और ये बात कहा गया कि जब उसने वो क्राइम किया उस टाइम वो अनसाउंड माइंड था और इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द क्लेमेंट रिफ्यूज टू गिव हिम द रिलायंस दिया कि जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो उस टाइम में नहीं थी, इस वजह से बेनिफिट नहीं दिया गया. इट स्ट्रेस द अनसाउंडमेंट ऑफ माइंड प्रायर टू द इंसिडेंट बिकम इनसाइग्निफिकेंट कि जब मान लो वो उसने जब ये मर्डर किया तो उससे पहले वो अनसाउंड था, वो मैटर नहीं करेगा, जिस टाइम उसने मर्डर किया वो मैटर करेगा. कांति कुर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में अक्यूज ने अपने बेटे और वाइफ को मार दिया और उसके बाद वो विलेज के सरपंच के पास गया और वहां पर सरपंच को कहा कि वो भीष्म पितामह है और उसने वो एक सूर्यवंशी है और उसने कुंती और कर्ण को मार दिया. तो अपने आप को वहां पर ये बातें कहने लगा. ही डिड नॉट रन अवे, भागा भी नहीं. नो रिपेंटेंस, ना कोई उसके पछतावा हुआ अपनी स्टेटमेंट ने पुलिस के सामने. तो हाई कोर्ट ने उसके इस डिफेंस को एक्सेप्ट किया और उसको छूट दे दी. तो ये एक नॉर्मल कंसेप्ट था 84 का कि किस किस ग्राउंड पर छूट मिल सकती है और किस ग्राउंड पर छूट नहीं मिलेगी. तो हमें 84 को समझने के लिए सबसे पहली चीज है कि अनसाउंड माइंड होना चाहिए. सेकंड चीज है कि जब उसने कमिट किया था ऑफेंस उस टाइम वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए. उसके बाद बात आती है कि उसे ये भी उसका नेचर भी पता नहीं होनी चाहिए कि जो एक्ट कर रहा है उसका क्या नेचर है और जो रॉन्ग वो कर रहा है वो कानून के खिलाफ है या नहीं है. ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है. अब बात आती है कि मेडिकल अनसाउंडनेस और लीगल अनसाउंडनेस क्या होती है. जो मेडिकल अनसाउंडनेस होती है वो बहुत वाइडर टर्म होती है. लीगल अनसाउंडनेस जो है वो सेक्शन 84 में डिफाइन की गई है. जरूरी नहीं है कि जो हर एक जो मेडिकल अनसाउंडनेस हो वो लीगल अनसाउंडनेस होगी, लेकिन हर एक लीगल अनसाउंडनेस जो है वो मेडिकल अनसाउंडनेस हो जाएगी. इसके लिए तो लीगल अनसाउंडनेस के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेक्शन 84 में दिया हुआ है, मेडिकल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ. अब आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये है मेडिकल अनसाउंडनेस, ठीक है. अब ये जो पार्ट है इसके अंदर वाला जो हिस्सा ये है लीगल अनसाउंडनेस. जब आप मेडिकल अनसाउंडनेस की बात करोगे ना तो उसके अंदर ये लीगल आएगा ही आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये वाला पोर्शन जो है इसमें फॉल करे. तो इस प्रकार से जो मेडिकल अनसाउंडनेस है वो लीगल अनसाउंडनेस में नहीं आएगी, लेकिन हर एक लीगल अनसाउंडनेस मेडिकल अनसाउंडनेस में आएगी. आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया. अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप डाउट खुद गूगल करके क्लियर कर लेंगे तो इट्स वेरी गुड.
आप क्या है कि जब अपने आप डाउट क्लियर करने का प्रयास करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पता चलती है जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।